नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। साथियों, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2024 जो कि आगामी 17 मार्च 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछे जाएंगे। साथियों, आज 10 फरवरी है, कल 11 फरवरी है। 11 फरवरी को क्या है? यूपी आरओ एआरओ का प्री एग्जाम है। यूपी आरओ एआरओ 2023 का प्री एग्जाम है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैं स्पेशली यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें 1 महीने भी बाकी हैं। लेकिन जिन साथियों को ये लगता है कि ये वीडियो उनके लिए लाभदायक हो सकता है, जिनके पास 1-2 घंटा होगा कि इस वीडियो को देख सकें, वो अवश्य देखेंगे, क्योंकि इससे आपके आरओ एआरओ की प्री एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो कल के एग्जाम में आप 10 से 12 क्वेश्चन, हो सकता है 15 क्वेश्चन आप सही करने की स्थिति में हो। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको लाभ मिलने वाला है। ध्यान रखिए, ये इसका पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। इसके भी 1 या 2 पार्ट में और पोस्ट करूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कारों की। महत्वपूर्ण पुरस्कार, पहला पुरस्कार, पुरस्कार का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये किसे दिया गया है? 2 लोगों को। एक है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और दूसरे हैं चिराग शेट्टी। इन दोनों का संबंध खेल से है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इसके साथ आप 2 नाम और याद रखिए, एक है मोहम्मद शामी और दूसरी हैं तीरंदाज शीतल। इन दोनों लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार। तो मोहम्मद शामी और तीरंदाज शीतल को याद रखिए, दोनों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? संजीव को। ध्यान रखिए, इसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दो ही पूछता है, इसके अलावा और भाषाओं को नहीं पूछता है। तो हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। मुझे पहचानो के लिए संजीव को दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयागराज की नीलम सरन को इनके उपन्यास रिक्वीम इन राग जानकी, रिक्वीम इन राग जानकी, इसके लिए दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। व्यास पुरस्कार या व्यास सम्मान कहिए या व्यास पुरस्कार कहिए, ये मुरादाबाद की पुष्पा भारती को मिला है। पुष्पा भारती, ठीक है। किसके लिए? यादें, यादें और यादें के लिए। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 ये दिया गया है रुइक्सियांग झांग को। किसे दिया गया? रुइक्सियांग झांग को। कौन है ये? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहायक प्रोफेसर हैं। अब बात करते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। इसमें हम सर्वश्रेष्ठ पहले लगा दे रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म फिल्म का अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कैसे मिला है, आप देख लीजिएगा। फीचर फिल्म की बात करें, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो ये मिला है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट हिंदी भाषा की फिल्म है। इसके निर्देशक हैं आर माधवन। कौन है? आर माधवन। अगला, लोकप्रिय फिल्म की बात करें तो यह है आर आर आर। तेलुगु भाषा की फिल्म है। आर 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 के निर्देशक कौन है? एस एस राजमौली। बाल फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का नाम है गांधी एंड कंपनी। इसके निर्देशक है मनीष सैनी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजमौली मत मारिएगा। ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हम जैसे ही एस एस राजमौली का नाम देखें तुरंत मार दें। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में आप निखिल महाजन को याद रखिए। निखिल महाजन कौन है? ये मराठी फिल्म गोदावरी के डायरेक्टर हैं। मराठी फिल्म गोदावरी द होली वाटर, द होली वाटर के डायरेक्टर हैं। अगर आपसे पूछे कि बेस्ट अभिनेता कौन है, तो आप अल्लू अर्जुन को याद रखिएगा। पुष्पा, तेरी झलक, असरफी श्रीवल्ली, पुष्पा। अभिनेत्री, अभिनेत्री की बात करें तो ये हैं आलिया भट्ट और कृति सेनन। आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी में काम की हैं और कृति सेनन फिल्म मिमी। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे
53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है वहीदा रहमान को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब दो तीन पुरस्कार इसके साथ और देख लीजिए। एक है आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023। इसमें पहला पुरस्कार दिया गया है जम्मू कश्मीर को। ठीक है। इसरो के चंद्रयान 3 को, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लीफ एरेक्शन लूनर प्राइज दिया गया है। लीफ एरेक्शन लूनर प्राइज। नार्मन ई बोरलाग पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर स्वाति नायक को। आपने इसे पढ़ा होगा, लेकिन आप इसे सरसरी निगाह से पढ़ते जाइएगा क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुकर पुरस्कारों की बात करते हैं। बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, एक बुकर पुरस्कार है, एक मैन बुकर पुरस्कार है। तो ये बुकर पुरस्कार आयरलैंड के साहित्यकार पॉल फिंच को। आपसे एग्जाम में सीधे बुकर पुरस्कार ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ये कौन है? आयरलैंड के साहित्यकार पॉल फिंच हैं। किस रचना के लिए मिला है? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स 2023 आयोजन इसका हुआ था एल सल्वाडोर में। एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर। एल सल्वाडोर अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे है, तो आप उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं, मैक्सिको के नीचे वाला जो पोर्शन है वहीं पे एल सल्वाडोर है। ये किसे मिला है? इंपॉर्टेंट ये है कि किसे मिला है। निकारागुआ की, कौन है? निकारागुआ की सेनीस पलासियोस। सेनीस पलासियोस 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेनीस पलासियोस। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने। ठीक है। एक और अवार्ड है, पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड 2023। क्या है? डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड 2023। डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड 2023 पहला लाइफ टाइम मिला है सलमान रुश्दी को। ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब भी किसी भारतीय का नाम रहता है तो वो 100% इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें नाम याद रखिएगा, डॉक्टर रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन ये भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। इनके साथ कुछ और लोगों को मिला है। एक नाम है यूजेनियो लेमांस। यूजेनियो लेमांस ये कौन है? तिमोर तिमोर लेस्ते के पर्यावरणवादी हैं। तिमोर लेस्ते के पर्यावरणवादी हैं। दूसरा नाम है रक्षंद, तीसरा नाम है रक्षंद कोरवी। रक्षंद कोरवी ये बांग्लादेश में शिक्षा के प्रसार के लिए संघर्षरत रहे। और चौथा नाम है मिरियम कोरोनल फेरर। मिरियम कोरोनेल फेरर शांति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत रही हैं। ये फिलीपींस की हैं। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसे दिया गया है? अमेरिका के डीडी कुंद को। किसको मिला है? डीडी कुंद को। यूरोपीय संसद का आंद्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार ये किसे मिला है? यह कुर्दिश मूल की दिवंगत ईरानी महिला महसा अमीनी को। किसे मिला है? महसा अमीनी को। ध्यान रखिएगा, मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रीस सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ग्रीस की राजधानी, ग्रीस की राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? कैटरीना सकलारा पुलू। कैटरीना सकालारा पुलू। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कैटरीना सकालारा पुलू। ठीक है, ग्रीस की राष्ट्रपति। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल में 2018 में आए भीषण बाढ़ पर आधारित एक मलयालम फिल्म है। किस भाषा की फिल्म है? मलयालम। 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 2018 एवरीवन इज ए हीरो ये ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? जूड एंथोनी जोसेफ। कौन है? जूड एंथोनी जोसेफ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 100% पूछेगा।
एक क्वेश्चन जो आपसे यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, 7 क्षेत्रों में। 7 क्षेत्रों में कौन-कौन से हैं? जैविकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी वातावरण, समुद्र एवं खगोल विज्ञान, पृथ्वी वातावरण, समुद्र और खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इतने क्षेत्रों में दिया जाता है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले बात करें चिकित्सा की। चिकित्सा में किसे मिला है? हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट प्रोफेसर कैटालिन कारिको और इनके साथ हैं ड्रीयू वीजमैन, 2 लोग हैं। हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट प्रोफेसर कैटालिन कारिको और डीयू वीजमैन, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। किसके लिए? न्यूक्लियोसाइड बेस मेडिफिकेशंस के लिए। किसके लिए मिला है? न्यूक्लियोसाइड बेस मेडिफिकेशंस के लिए मिला है। ठीक है, इसमें इनका शोध आया था जिससे कोविड-19 के लिए प्रभावी मरना वैक्सीन बनाने में मदद मिली, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, अगर कहीं टाइप करने में मिस्टेक हो गया है तो ये अंडरस्टूड है, टेक्निकल मिस्टेक है, उसको आप सुधार लीजिएगा, वैसे मैं बताता चलूंगा। तो चिकित्सा के लिए आप 2 नाम याद रखिए, प्रोफेसर कैटालिन कारिको और ड्रीयू वीजमैन। किसके लिए मिला है? न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस के लिए। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। भौतिक विज्ञान की बात करें तो ये 3 नाम याद रखिए। पियरे एगोस्टिनी, क्या नाम है? पियरे एगोस्टिनी, यूएसए के हैं। फेरेंक क्रांज और एनीएल हुइलियर, ये स्वीडन के हैं। फेरेंक क्रांज जर्मनी के हैं, यूएसए के हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। किसके लिए मिला है? इन लोगों को किस लिए मिला है? अणुओं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के संबंध, अणुओं एवं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के संबंध, इसमें उनके अध्ययन और शोध के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान की बात करें तो 3 नाम इसमें भी हैं, मोंगी जी बावेंडी, लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव, ये तीनों अमेरिका के हैं, संयुक्त रूप से मिला है। किस लिए मिला है? क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके सिंथेसिस के लिए। क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके सिंथेसिस के लिए, ध्यान रखिएगा। चिकित्सा, भौतिक, रसायन, तीनों हो गया। अब बात करते हैं साहित्य की। साहित्य में नॉर्वे के साहित्यकार हैं जान फॉसे। नॉर्वे के साहित्यकार हैं जान फॉसे। उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनय नाटकों एवं गद्य के लिए दिया गया, जो अकथनी को आवाज प्रदान करते हैं। जान फॉसे का पहला उपन्यास रॉड स्वार्ड यानी कि रेड ब्लैक रॉड स्वार्ड यानी रेड ब्लैक 1983 में प्रकाशित हुआ था। तो जॉन फॉसे नाम याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, शांति, सबसे इंपॉर्टेंट शांति माना जाता है। जब भी पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट शांति का नोबेल होता है। तो ये नाम है ईरान की नरगिस मोहम्मदी। ईरान की नरगिस मोहम्मदी कौन है? नरगिस मोहम्मदी। महिला अधिकारों और उनकी आजादी के लिए संघर्षरत रही ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी की कुछ रचनाएं और हैं, जैसे द रिफॉर्म्स, द स्ट्रेटजीज एंड द टेक्निक्स और फाइट चार्जर, ये 3-4 रचनाएं हैं, इनको याद रखिए। ध्यान रखिएगा, ये ईरान की दूसरी महिला है। ये ईरान की दूसरी महिला है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इससे पहले मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन आबदी गई है, शिरीन आबादी लिखा, शिरीन आबदी, इनको 2003 में दिया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के नोबेल की बात करें, ये अमेरिकी श्रम अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। किसको? क्लाउडिया गोल्डिन को। किस लिए मिला है? महिलाओं के श्रम बाजार की परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। महिलाओं के श्रम बाजार की परिणामों के बारे में
हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। ये तीसरी महिला हैं, क्लाउडिया गोल्डेन थर्ड महिला है, थर्ड वुमेन है जिनको ये मिला है। तीसरी महिला अर्थशास्त्री हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इससे पहले पहली जो महिला अर्थशास्त्री थी ये इलिनोर ऑस्ट्रम थी, और दूसरी थी एस्थर डुप्लो। एस्थर डुप्लो। अब देखते हैं नेक्स्ट। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हें यूएसए के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। अभी देखिए, जो हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी। डी वाई चंद्रचूड़ जी को अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर फॉर ग्लोबल लीडरशिप, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। अब एक चीज और देखिए, सरकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन है। इन्हें भारतीय गांव में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को मुख्य धारा की शिक्षा में वापस लाने के उनके प्रयास के लिए प्रतिष्ठित वाइज पुरस्कार दिया गया है। वाइज पुरस्कार। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाइज पुरस्कार किसे दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को। ये तो कुछ पुरस्कार हो गए। अब बात करते हैं युद्ध अभ्यास और ऑपरेशन की। वज्र प्रहार। देखिए, वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका का है। कहाँ हुआ है? उमरोई छावनी, मेघालय में। वज्र प्रहार भारत अमेरिका, उमरोई छावनी, मेघालय। हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति 2023 ये भारत और मलेशिया का है। भारत और मलेशिया ये क्या है? संयुक्त द्विपक्षीय गोरिल्ला सैन्य अभ्यास है। संयुक्त द्विपक्षीय गोरिल्ला सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? उमरोई छावनी, मेघालय। फिर एक संप्रीति 2023, संप्रीति 2023 ये भारत और बांग्लादेश का है। कहाँ हुआ है? उमरोई छावनी, मेघालय। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसका और कुछ नाम नहीं है, इसका नाम है युद्ध अभ्यास 2023। केवल इसका नाम होता है युद्ध अभ्यास। जब युद्ध अभ्यास की बात आए तो भारत और अमेरिका है। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका कहाँ पे हुआ है? अलास्का के फोर्ट वेनराइट में। अलास्का के फोर्ट वेनराइट। एक अभ्यास है, अभ्यास FTX-23। अभ्यास FTX-23 कैसा अभ्यास है? आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास। आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ हुआ है? रूस के प्रिमोसर्की क्षेत्र में। रूस के प्रिमोसर्की क्षेत्र में। अगला देखिए, नोमैडिक एलिफेंट। ये नोमैडिक एलिफेंट है। नोमैडिक एलिफेंट ये हटा दीजिए। नोमैडिक एलिफेंट 2023 ये भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। ठीक है। अब इन चारों को आप याद रखिए, ये चारों आपसे मिलान करने के लिए पूछे जाएंगे। मिलान करने के लिए ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों के स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी ध्यान रखिएगा, सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए अप्रैल 2023 में चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है ये सीरिया तुर्की भूकंप में फंसे लोगों की निकासी के लिए फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है। तो इन चारों को आप याद रखिए। ऑपरेशन अजय युद्धग्रस्त इजराइल, ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन दोस्त सीरिया तुर्की। इस तरह से शॉर्ट में से याद कर लीजिए। ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत क्या है? कोरोना महामारी के दौरान विदेश में फंसे नागरिकों की भारत वापसी के लिए चलाया गया था भारत सरकार द्वारा।
अब बात करते हैं प्रमुख योजना परियोजना की। पीएम विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। शुरुआत इसकी हुई थी 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देश भर की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में, देश भर की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने, इनके साथ साथ स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना, ये इसका उद्देश्य है पीएम विश्वकर्मा का। अब इसके प्रावधान की जो बात करेंगे वो देखिए। प्रावधान है पात्र कारीगरों को रुपए 3 लाख तक का ऋण 5% की रियायती ब्याज दर पर इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। 3 लाख रुपए तक का ऋण 5% के रियायती ब्याज पर। रियायती ब्याज में 8% तक की ब्याज सब्सिडी शामिल है। प्रारंभ में रुपए 1 लाख तक का ऋण लाभार्थी को दिया जाएगा और इस ऋण का पुनर्भुगतान होने पर रुपए 2 लाख का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इसके प्रावधान को याद रखिए। अगला है मेरी माटी मेरा देश अभियान। क्या है? मेरी माटी मेरा देश अभियान। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई है 9 अगस्त 2023 को आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पीएम मोदी जी द्वारा। नोडल एजेंसी है संस्कृति मंत्रालय। अभियान का नारा क्या है? मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन। अभियान का नारा है मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन। समापन, समापन 31 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ठीक है, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान याद रखिएगा। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म अगला है। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, इसकी शुरुआत हुई है 31 अक्टूबर 2023 को। उद्देश्य है युवा विकास के लिए, युवा जो युवा है ये विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना। युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप इसके अंतर्गत 15 से 29 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं इनको युवा माना गया है। राष्ट्रीय युवा नीति में 15 से 29 वर्ष के लोगों को क्या माना गया है? युवा माना गया है। स्किल ऑन व्हील्स पहल, क्या है? स्किल ऑन व्हील पहल। शुरुआत 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंडस इंड बैंक के साथ मिलकर के किया गया है स्किल ऑन व्हील्स। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं, खास करके महिलाओं को प्रमुख डिजिटल कौशल से युक्त करना और उन्हें नौकरी तथा भविष्य के लिए तैयार करना। ध्यान रखें, नौकरी और भविष्य के लिए तैयार करना। अगला, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है आगामी 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाना। आगामी 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाना। अगला है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जन मन, पीएम जनमन। ठीक है, पीएम जनमन। ध्यान रखिएगा, हाईलाइट मैंने किया है इसलिए इसको बार बार हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी मंजूरी मिली है 29 नवंबर 2023 को। इससे पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 15 नवंबर 2023 को, 15 नवंबर 2023 को क्या मनाया गया? जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? जनजाति गौरव दिवस। इस मौके पर इन्होंने खूंटी, जो कि झारखंड में है, यहां से इस अभियान की घोषणा की थी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। अब बात करते हैं समिति आयोग की। ध्यान रखिएगा, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव के लिए
पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? ध्यान रखिएगा, बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा हेतु इरडा की कार्यकारी निदेशक हैं मीना कुमारी, इनकी अध्यक्षता में किया गया है। 14 दिसंबर 2023 को 14 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच के लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है। अब बात करें प्रदर्शनी और सम्मेलन की। प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले, महोत्सव जो भी हैं। पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन, पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन, ये कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। इसका जो थीम है, कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू, कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023, ये कहाँ हुआ है? इंदौर में। इंदौर कहाँ है? एमपी में। इसका जो थीम है, यह है डेवलपिंग इंडिया एम्पायरिंग सिटीजन, डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव, क्या है? विश्व संस्कृति महोत्सव, ये कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। कहाँ है? पोटोमैक। आयोजन हुआ है किसके द्वारा? आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा हुआ है। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ है। इसका है अगला, बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? जयपुर में, 14 सितंबर 2023 को। इसका जो थीम है, यह है सुरक्षित बाघ राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं, सुरक्षित बाघ राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। अगला, 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसका जो थीम है, वो है बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर, बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर। 15 मिनट। विश्व काफी शिखर सम्मेलन, विश्व काफी शिखर सम्मेलन, यह है बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक, 25 से 28 सितंबर 2023 के मध्य हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये पहला अवसर है जब भारत ने इस काफी सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला है विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक, कहाँ है? विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक कार्टाजिना, जो कि कोलंबिया में यहाँ पे हुआ है। इसका जो थीम है, अ ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंजिंग का रीजनल इलेक्शन 2023, एक ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंजेस का रीजनल इलेक्शन 2023। अगला है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023, नई दिल्ली में। थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर है। पृथ्वी की सबसे गहरी प्रयोगशाला जिनपिंग लैब, पृथ्वी की सबसे गहरी प्रयोगशाला जिनपिंग लैब चीन द्वारा शुरू की गई है। ये 2400 मीटर गहरी है। आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है अमृत, फुल फॉर्म है इसका आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है? पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने की एक टेक्निक है, जिसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। मिका, देखिए भैया, मिका, MIC, मिका, ये विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ है। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ है। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्सिचक, इक्सिचक, ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन एक्सिचक, एक्सिचक को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। इसे तैयार किसने किया है? फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेनलेवा ने तैयार किया है। एक क्वेश्चन आ सकता है, सफेद हाइड्रोजन,
सफेद हाइड्रोजन। इसके सबसे बड़े भंडार की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनाटो द्वारा की गई है। जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनाटो द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसको सफेद नाम क्यों दिया गया है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन न करने के कारण इसे सफेद नाम दिया गया है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करता है। सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में उत्पन्न होता है। कहाँ होता है? पृथ्वी की पपड़ी में। ठीक है, तथा जलने पर केवल पानी पैदा करता है। मत्स्य 6000, मत्स्य 6000, ये चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT द्वारा विकसित किया गया एक समुद्रयान है। मत्स्य 6000 क्या है? एक समुद्रयान है। सिंपली जानिए, मत्स्य 6000 क्या है? एक समुद्रयान है। इसकी लॉन्चिंग 2026 में संभावित है, जो लगभग 6000 मीटर की गहराई तक भेजी जाएगी। यह एक डीप ओशन मिशन है। डीप ओशन मिशन, इसे ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने में मदद के लिए तैयार किया जा रहा है। फिर आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा पंजाब में सतलज नदी की रेत में टैंटलम धातु खोजी गई है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा पंजाब में सतलज नदी की रेत में टैंटलम धातु की खोज की गई है। टैंटलम का एटॉमिक नंबर 73 होता है और ये इतना लचीला होता है कि बिना टूटे ही ये पतले तार या धागे में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आदित्य L1 मिशन। कौन है? आदित्य L1 मिशन। इस सूर्य के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा विकसित मिशन है। सूर्य के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा विकसित मिशन है। प्रक्षेपण इसका हुआ 2 सितंबर 2023 को। किससे हुआ? PSLV C57 प्रक्षेपण वाहन के द्वारा। PSLV C57 प्रक्षेपण वाहन के द्वारा हुआ है। कहां से हुआ है? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसका वजन है 1480.7 kg। सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन, सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन के लिए अध्ययन के लिए डिजाइन है। ये आदित्य L1, आदित्य L1 जो है, ये सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष लेबोरेटरी है। ठीक है, बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा विकसित की गई है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी तक इसरो के पास एक अंतरिक्ष स्टेशन था, जिसका जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। क्या नाम है इसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दूसरा नाम याद कर लीजिए जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कुलशेखरपट्टिनम। कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में है। इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट, इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट है कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु। ध्यान रखिए, भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट इस श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV द्वारा 28 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। रमन 2 रॉकेट इंजन। ध्यान रखिए, रमन 2 क्या है? रमन 2 एक रॉकेट इंजन है। रमन 2 क्या है? एक रॉकेट इंजन है। रमन 2 रॉकेट इंजन हैदराबाद अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई स्काई रूट, हैदराबाद अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के रॉकेट इंजन 21 जुलाई 2023 को सफल परीक्षण इसका किया गया है। 21 जुलाई 2023 को इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब देखिए जुपिटर 3, जुपिटर 3, जुपिटर 3 दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह प्रक्षेपण वाणिज्यिक उपग्रह है। जुपिटर 3 दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण 28 जुलाई 2023 को एलन मस्क की अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन कंपनी एक्सपेस एस द्वारा किया गया है। बस आप इतना याद रखिए, जुपिटर 3 क्या है? ये एक वाणिज्य संचार उपग्रह है, दुनिया का सबसे बड़ा,
दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्य संचार उपग्रह है। नेक्स्ट, समर, SAMAR, SAMAR, सरफेस टू एयर और मिसाइल का एश्योर्ड रिटेलिएशन, सरफेस टू एयर एंड मिसाइल का एश्योर्ड रिटेलिएशन, ये एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। ये क्या है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। इसका जो परीक्षण हुआ है, ये अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान किया गया है। ठीक है, तो समर याद रखिएगा। INS इम्फाल, INS इम्फाल, इसका निर्माण मझगांव स्थित डाक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में किया गया है। अनावरण नई दिल्ली में हुआ है। अनावरण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और ये 4 प्रोजेक्ट बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से तीसरा है। ठीक है, इसमें से DS विशाखापत्तनम और INS मर्मुगोवा पहले और दूसरे हैं, तीसरा आपका INS इम्फाल है। एक नाम याद रखिए, संध्यापक। क्या नाम याद रखेंगे? संध्यापक, संध्यापक। ये बृहद सर्वेक्षण पोत है। किस बृहद सर्वेक्षण पोत? रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और 4 सर्वेक्षण पोर्टों में से पहला है। एक नाम याद रखिए, सूरत। सूरत क्या है? ये मिसाइल विध्वंसक पोत है। सूरत क्या है? मिसाइल विध्वंसक पोत है। 6 नवंबर 2023 को सूरत में भारतीय नौसेना की नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत, ठीक है, 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत। इसके क्रेस्ट या शिखर का अनावरण किया गया है। ध्यान रखिए, किसी भी जहाज का जो क्रेस्ट होता है, ये एक तरह का प्रतीक चिन्ह होता है। किसी भी जहाज का जो क्रेस्ट होता है, ये एक तरीके का प्रतीक चिन्ह होता है। ध्यान रखिएगा, निर्माणाधीन युद्धपोत सूरत के क्रेस्ट पर सूरत के हजीरा का प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ, एक एशियाई शेर जो कि महिला और शक्ति का प्रतीक है, तथा लहरों को दर्शाया गया है। भारतीय सेवा का भारतीय सेना का भारतीय सेना का भारतीय सेना का प्रोजेक्ट उद्भव, भारतीय सेना का प्रोजेक्ट उद्भव देखिए। प्रोजेक्ट उद्भव प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से युद्ध कला, कूटनीति, रणनीति, इनको नए सिरे से देखने, नए सिरे से देखने, नए नजरिए से देखने और समझने तथा आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए उनका लाभ उठाने हेतु शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से युद्ध कला, कूटनीति को समझने, उनकी रणनीति को समझने, देखने और उनका लाभ उठाने के लिए किया गया है। उद्घाटन 21 अक्टूबर 2023 को रक्षा मंत्री द्वारा। विभव, विभव आप याद रखिए, ये एंटी टैंक माइंस, क्या है? एंटी टैंक माइंस है। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया है। ये अत्यधिक अत्यधिक प्लास्टिक द्वारा निर्मित एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। अब एक चीज और देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय, बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय, बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय, ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। एक निश्चित सीमा तय करने के बाद यह अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। ठीक है, इसका परीक्षण कब हुआ है? 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का वायु संस्करण, ब्रह्मोस मिसाइल का वायु संस्करण 18 अक्टूबर 2023 को लंबी दूरी की
हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। मारक क्षमता इसकी है 290 किलोमीटर। ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल सुपरसोनिक हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन ये सुपरसोनिक हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण है। अब खेल की बात करें, देखिए महत्वपूर्ण खेलों की बात करें, सबसे पहले देखते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। 13वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, इसका विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया, भारत को हरा करके। ऑस्ट्रेलिया बना है भारत को हरा करके, ठीक है। और फाइनल का मैन ऑफ द मैच याद रखिएगा, हेड ने अकेले मारा था। फाइनल का मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा पूछेगा क्योंकि अकेले मैच जिताया था। तो फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड। मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। इसके बाद हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला, इसमें मैन ऑफ द सीरीज जो बना था वो है रवि बिश्नोई। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला 2023 मैन ऑफ द सीरीज रवि बिश्नोई। एशिया कप 2023, इसमें भारत विजेता बना था, उप विजेता श्रीलंका बना था। फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन पाया था? कौन पाया था? मियां मैजिक, ठीक है। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो बने थे ये कुलदीप यादव बने थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव। अब देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटर, ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हैं डायना एडुल्जी, एक हैं वीरेंद्र सहवाग और तीसरे हैं अरविंद डिसिल्वा, श्रीलंका के। एडुल्जी हॉल ऑफ फेम में शामिल की जाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक दीपेंद्र सिंह एरी, जो कि नेपाल के हैं, इन्होंने लगाया है। हांगझाऊ, आप देख रहे हैं हांगझाऊ में एशियाई खेलों में मंगोलिया के विरुद्ध 9 गेंदों पर अर्धशतक मारा है। 9 गेंदों पर भाई साहब मारा है, 9 गेंदों पर, ठीक है। कुशल मल्ला, कुशल मल्ला, ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19वें एशियाई खेलों में मंगोलिया के विरुद्ध 34 गेंदों पर शतक लगाया है। 34 गेंदों पर शतक लगाया है मंगोलिया के विरुद्ध। इन्होंने डेविड मिलर जो कि 35 गेंदों पे शतक लगाए थे, इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो आपसे कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा और ज्यादातर चांस है कि कुशल मल्ला को पूछे। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है, एक ने डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब एशिया कप 2023 की बात करते हैं, इसमें विजेता बना भारत, उप विजेता श्रीलंका। प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव, मैं बता चुका हूं। डेविस कप 2023, डेविस कप 2023 में विजेता इटली रहा है, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। ग्रैंड स्लैम की बात करें, ग्रैंड स्लैम में दो ग्रैंड स्लैम आपको याद रखना है, एक है यूएस ओपन 2023 और एक है विंबलडन 2023। सबसे पहले यूएस ओपन की बात करते हैं। यूएस ओपन में पुरुष एकल का जो विजेता रहा है ये है नोवाक जोकोविच। पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच है, कहाँ के हैं? सर्बिया के। किसको हरा करके जीता है? डेनियल मेदवेदेव को। डेनियल मेदवेदेव को हरा के जीता है, जो कि रूस के हैं। महिला एकल की बात करें तो ये आपसे पूछा जाएगा, 100% यही पूछा जाएगा। कोको गॉफ हैं, महिला एकल की विजेता कोको गॉफ हैं, यूएसए की हैं। किनको हराया इन्होंने? वो विजेता कौन है? आर्यना सबालेंका, बेलारूस की। आर्यना सबालेंका, बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। विंबलडन की बात करें तो पुरुष एकल के विजेता हैं कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज हैं, कहाँ के हैं? स्पेन के। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। किसको हराया इन्होंने? जोकोविच को हराया। तो ध्यान रखिएगा, अगर विंबलडन पूछेगा तो ये कार्लोस अल्कारेज को पूछेगा, और यूएस ओपन पूछेगा तो ये कोको गॉफ को पूछेगा। इतना याद रखिए, जो नए चेहरे होते हैं वो पूछते हैं। विंबलडन में एक और चर्चित नाम रहा, महिला है, महिला एकल की विजेता है मार्केटा वोड्रोसोवा। मार्केटा वोड्रोसोवा ये चेक गणराज्य की हैं। किसको हराया इन्होंने? ओंस जेब्यूर को हराया। ओंस जेब्यूर को हराया, ये ट्यूनिसिया के, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है। 5 मिनट बोलो तैयार, हम बस।
हाँ, चल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन कौन है? लेंडर पेस, विजय अमृतराज और रिचर्ड इवांस। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं लेंडर पेस, विजय अमृतराज और रिचर्ड इवांस। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हैं? लेंडर पेस, विजय अमृतराज और रिचर्ड इवांस। ध्यान रखिएगा, लेंडर पेस और विजय अमृतराज, लेंडर पेस और विजय अमृतराज ये अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले एशियाई पुरुष हैं। ठीक है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH पुरस्कार 2023 क्या है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार 2023। इसमें देखिए, प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह हैं, भारत के, इनको मिला है। और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर ये जैन वार्ड नीदरलैंड की हैं, इनको मिला है, जैन वार्ड नीदरलैंड की। गोलकीपर की बात करें तो गोलकीपर में ध्यान रखिए, सविता पुनिया है भारत की, लगातार तीसरी बार आई है। यही पूछेगा, महिला गोलकीपर सविता पुनिया, भारत। तो इन दोनों नामों को याद रखिए, हार्दिक सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर जैन वार्ड नीदरलैंड। महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, इसका आयोजन रांची में हुआ है। विजेता भारत रहा है, इसकी कप्तान सविता पुनिया थी। उप विजेता जापान रहा है। ठीक है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 इसका आयोजन चेन्नई में रहा है। ये हॉकी की बात मैं कर रहा हूं। इसका विजेता भारत विजेता रहा है। टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत थे। उप विजेता मलेशिया, उप विजेता मलेशिया। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, सुल्तान जोहोर कप 2023 विजेता जर्मनी, विजेता जर्मनी, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। भारत जो जीता था वो कांस्य पदक जीता था। भारत क्या जीता था? कांस्य पदक। भारत कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, देखिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया था। कोपेनहेगन डेनमार्क में। अब देखिए, इसमें पुरुष एकल और महिला एकल की कौन कौन से विजेता रहे उनकी चर्चा करते हैं। विजेता है कुनलावुत वितितसर्न, कुनलावुत वितितसर्न थाईलैंड के हैं। उप विजेता हैं कोडई नाकारोवा, कोडई नाराओका जापान। तो इसमें उप विजेता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विजेता ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विजेता ही एग्जाम में पूछता है। विजेता कुनलावुत वितितसर्न थाईलैंड के। महिला एकल की बात करें तो इसमें है आन से यंग, आन से यंग दक्षिण कोरिया, आन से यंग दक्षिण कोरिया। किसको पराजित किया है? कैरोलिना मारिन को। किसको पराजित किया है? कैरोलिना मारिन, स्पेन। अब एक और है इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2023, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2023। पुरुष एकल किरण जाट जीते हैं, विजेता है किरण जाट। उप विजेता है कू ताकाहाशी को पराजित करके। महिला एकल की केवल विजेता याद रखिए, महिला एकल की विजेता है एस्टर नुरमी ट्राई वाडोयो, एस्टर नुरमी ट्राई वाडोयो। ठीक है। फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल, फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के वर्ष 2023 के वैलेंन डी ओर पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में पुरुष की बात करें तो लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना के। महिला की बात करें तो स्पेन की एइताना बोनमाती। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाएगा। एइताना बोनमाती। कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। अब देखिए, इसकी बात करें, महिलाओं का फीफा विश्व कप 2023, महिलाओं का फीफा विश्व कप 2023, इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। आयोजन जो हुआ था इसका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है। इसकी विजेता बनी थी स्पेन की टीम, किसको हरा के? इंग्लैंड को। स्पेन फर्स्ट टाइम में इसकी विजेता बनी थी। ठीक है। अब देखिए,
इस महिला विश्व कप में, मतलब इस वाले विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड ये एइताना बोनमाती को मिला था, एइताना बोनमाती, जिन्हें बैलन डी'ओर अवार्ड मिला था। गोल्डन बूट अवार्ड, सर्वाधिक गोल के लिए गोल्डन बूट अवार्ड हिनाटा हिनाटा मयाजावा को मिला, जापान की हिनाटा मयाजावा। गोल्डन ग्लव अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड जो कि गोलकीपर थे, गोल्डन ग्लव अवार्ड मैरी ईयर्स, मैरी ईयर्स इंग्लैंड, मैरी ईयर्स इंग्लैंड, मैरी ईयर्स इंग्लैंड। नेक्स्ट है सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। विजेता भारत, उप विजेता कुवैत। ठीक है, सैफ सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 आयोजन बेंगलुरु में, विजेता भारत, उप विजेता कुवैत। गोल्डन बूट और बॉल, गोल्डन बॉल दोनों किसको मिला है? सुनील छेत्री को। शतरंज की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद तीसरी महिला है। 83वें कौन थे? 83वें थे आदित्य एस सामंत, आदित्य एस सामंत 83वें थे। ध्यान रखिएगा, वैशाली रमेश बाबू और इनके छोटे भाई हैं आर प्रागनंद, ये आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली भाई बहन की जोड़ी है। वैशाली रमेश बाबू और उनके छोटे भाई हैं आर प्रागनंद। फिडे विश्व कप, फिडे विश्व कप भारत के आर प्रागनंद ये उपविजेता रहे हैं। इनका जो सामना हुआ था ये नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से हुआ था। ऐसा करके इन्होंने इतिहास रचा था आर प्रागनंद ने। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। कुश्ती की बात करें, कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 ये बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में, सर्बिया। एक नाम याद रखिए, अनिप पंघाल, अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल, इन्होंने कांस्य पदक जीता था 53 किलोग्राम वर्ग में, फ्री स्टाइल वर्ग में। ठीक है, अंतिम पंघाल ये 8वीं महिला पहलवान है, 8वीं महिला पहलवान है जिन्होंने ऐसा काम किया है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। भारत इसमें केवल एक पदक जीता था, तो ये अंतिम पंघाल को याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे। उनको लिख चले जाओ ना, नहीं तो रेपिडो कर लो फिर। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। कहाँ हुआ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। ठीक है, बात करें तो नीरज चोपड़ा जो हैं, जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 88.17 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और ये विश्व एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक था। ठीक है, बात करें कि इसमें शीर्ष स्थान किसका आया था, तो अमेरिका, कनाडा और स्पेन। अमेरिका, कनाडा, स्पेन, इनका क्रमिक स्थान है। भारत की बात करें तो भारत का 18वां स्थान आया था, है ना, भारत का 18वां स्थान आया था। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये आयोजित हुआ था बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। मेनम चायो फ्राया नदी के किनारे है, मेनम चायो फ्राया नदी किनारे। शीर्ष स्थान जो था ये जापान का था, चीन का था, उसके बाद तीसरे स्थान पे भारत है। शीर्ष स्थान किसका? जापान, चीन, भारत। भारत इसमें टोटल 27 पदक पाया था, 6, 12, 9, ये क्रम है, 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक ज्योति यराजी ने जीता था। भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक था ये ज्योति यराजी ने किया था, जीता था। ये महिलाओं की 100 मीटर रेस में इनको मिला था। 19वें
ध्यान रखिए, 19वें एशियाई खेल 2023 इसका आयोजन हुआ था हांगझोउ में। शीर्ष स्थान है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत का चौथा स्थान। 19वें एशियाई खेल 2023 आयोजन इसका हांगझाओ में हुआ था। शीर्ष स्थान है चीन का, जापान, दक्षिण कोरिया पहले, दूसरे, तीसरे में है, भारत का चौथा स्थान। भारत टोटल 107 पदक पाया था। 28, 38, 41 स्वर्ण, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो मिला था, ये 7 मिला था। किसमें मिला था? निशानेबाजी में। अब इसके शुभंकर की बात करें तो शुभंकर जो थे, कांग कांग, लियान लियान और चेन चेन। कांग कांग, लियान लियान और चेन चेन। इसका जो आदर्श वाक्य है, ये है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। ध्यान रखिए, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक हैं, हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ही लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन ये महिला मुक्केबाज हैं। लवलीना बोरगोहेन महिला मुक्केबाज। ध्यान रखिए, इस दौरान एक घटना घटी थी कि चीन ने क्या किया था, अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु प्लेयर को, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु प्लेयर को वीजा प्रदान करने से मना कर दिया था। ये काफी विवाद में रहा है। ठीक है। और एक घटना और घटी थी कि नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया के कुछ खिलाड़ी थे जो वाडा के तहत डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। वाडा ने इन पे एक तरह से क्या कह दीजिए, प्रतिबंध लगा दिया था कि आप नहीं शामिल होंगे। इसके बावजूद चीन ने उन्हें, उन खिलाड़ियों को चीन के बैनर तले खिलाया था। ठीक है। 20वें एशियाई खेल 2026 का जो आयोजन होना है, ये तो 19वां था। 19वां 2023 में हुआ। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन आयची, नगोया, ये दोनों कहाँ है? जापान। आयची और नगोया दोनों जापान हैं। तो ये जापान में होना है। ठीक है। अगला, अगला देखिए क्या है। 37वां राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल इसका आयोजन गोवा में हुआ है। गोवा में। इसके शुभंकर की बात करें तो शुभंकर था मोगा। इसका अर्थ होता प्रेम। ये एक भारतीय बायसन है, जो कि भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। ठीक है। इसका आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा। इसकी बात करें शीर्ष स्थान की, तो 3-4 सालों से सेना नंबर 1 पे थी, लेकिन इस बार सेना को रिप्लेस करके नंबर 1 हो गया है महाराष्ट्र। ठीक है। तो महाराष्ट्र, उसके बाद सेना, फिर हरियाणा, फिर एमपी। यूपी की बात करें, अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इसका है 15वां स्थान। 15वां स्थान। ये 37वां था। अगर आपसे कोई पूछे कि 38वां कहाँ होगा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा भाई साहब कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ होगा? उत्तराखंड में। ठीक है। एफ आई एस यू 31वें एफ आई एस यू 31वें विश्व यूनिवर्सिटी खेल 2022 इसका आयोजन हुआ था चेंगदू में। चेंगदू कहाँ है? चीन में। शीर्ष देश कौन थे? शीर्ष देश कौन से थे इसमें? चीन, जापान, कोरिया और इटली। चीन, जापान, कोरिया और इटली। भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान है 7वां। भारत का स्थान क्या है? 7वां। ठीक है। अब 32वां विश्व यूनिवर्सिटी खेल 2025, 32वां विश्व यूनिवर्सिटी खेल जो कि 2025 में होगा, इसका आयोजन होगा कहाँ? जर्मनी में। इसका आयोजन कहाँ होगा? जर्मनी में। लगे हाथ और देख लीजिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 इसका आयोजन होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, संयुक्त रूप से। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 वाला जो होगा, ये भारत और श्रीलंका में होगा।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 ये होगा पेरिस में। पेरिस यानी फ्रांस। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में होना है। पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे है, फैशन नगरी है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 ये लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 4 साल बाद 2032 में होगा। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 ये होगा मिलान और कार्टिना। दोनों कहाँ? इटली में। मिलान और कार्टिना इटली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ होगा? मिलान एंड कार्टिना इटली में। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 ये होगा दक्षिण कोरिया में। कहाँ होगा? दक्षिण कोरिया में। एक और है चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 में होगा। ये सेनेगल की राजधानी डकार में होगा। सेनेगल की राजधानी डकार में। ठीक है, अब देखिए 20वां एशियाई खेल 2026, ध्यान रखिए 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया जापान में। कहाँ होगा? नगोया जापान। 21वां एशियाई खेल 2030 ये कतर की राजधानी दोहा में होगा। 22वां एशियाई खेल 2034 ये सऊदी अरब के रियाद में होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ये कहाँ होगा? विक्टोरिया में। विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 ये भारत में होगा। ये आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2031। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2031 ये भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से कराएंगे, वहां होगा। साथियों, इसके बाद आप जान रहे हैं कि आपके आरओ एआरओ में उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी उनका फोकस रहेगा करंट अफेयर्स पे। ये करंट अफेयर्स आपके यूपी पीसीएस में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी आप देख लीजिए। इनको आप देखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश समसामयिकी पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे कौन सा है? यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये पीपीपी मॉडल पे बन रहा है। 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होगा इससे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है ये 296 किलोमीटर है। ये 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। अगला क्वेश्चन। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला क्या है भैया? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है सहारनपुर में। ठीक है, आईआईटी रुड़की के अंदर। हॉट कुक्ड मील योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट कुक्ड मील योजना, हॉट कुक्ड मील योजना ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसकी शुरुआत हुई है नवंबर 2023 में, योगी जी ने किया है। थीम क्या है इसका? ये इंपॉर्टेंट है। थीम इसका है सुपोषित एवं स्वस्थ बच्चों को एक मजबूत राष्ट्र का आधार निर्मित करना। सुपोषित एवं स्वस्थ बच्चों को एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनाना, ये एक अच्छी योजना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है।
अगला है गंगा डॉल्फिन। भैया गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 6 अक्टूबर 2023 को योगी जी ने किया है। गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है यह है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट सूची में, संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है, संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गैंगेटिका आईयूसीएन की रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिशन सारथी पहल, मिशन सारथी पहल, इसका शुभारंभ हुआ है 22 अक्टूबर 2023 को। कहां से हुआ है? अयोध्या से। भगवान राम की, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा दिवस, उसी से प्रेरित होकर के 22 तारीख को लिया गया यहाँ। ठीक है। उद्देश्य क्या है? महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना। महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना। एक क्वेश्चन है नौसेना का सौर संग्रहालय, ये सीजी सिटी लखनऊ में बना है। ध्यान रखिएगा, नौसेना से संबंधित ये देश का पहला संग्रहालय है जहां पर कार्य मुक्त हो चुके युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है। अगला 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। ठीक है। मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, इन 3 जिलों में स्थापना हुई है किसकी? जनजातीय संग्रहालय की। शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास, शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास कहां पे हुआ है? वाराणसी में हुआ है। बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र, बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना गोंडा में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? बनटंगिया जनजाति के लोगों को प्रशिक्षित करना, बनटंगिया समुदाय के लोगों को कौशल सिखाना, कौशल को, उनके कौशल को निखारना, ताकि वो देश से विकास में सहभागी बन सके। यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क, यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क, यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क ये कौन सा है भैया? ये गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ बन रहा है? गौतम बुद्ध नगर में। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। एक और क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा यूपी के 3 शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी दी गई है। वो 3 शहर कौन से हैं? लखनऊ, आगरा और वाराणसी। केंद्र सरकार द्वारा यूपी के 3 शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी मिली है, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना पीएम मोदी जी द्वारा की गई है। यह स्थापना की जा रही है वाराणसी में। नो नॉनवेज डे, देखिए नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस। 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पे इन्होंने नो नॉनवेज डे के रूप में घोषणा की गई, मनाने की, किसके द्वारा? यूपी सरकार द्वारा। पहला उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो, पहला उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो, इसका आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा में। कहा हुआ है? ग्रेटर नोएडा में, 21 से 25 सितंबर 2023 के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा संचालित जहाज, सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण, आपसे सीधे सीधे पूछ लिया गया। हाल ही में चर्चा रहे रामायण। रामायण क्या है? रामायण एक सौर ऊर्जा संचालित जहाज है, सौर ऊर्जा संचालित जहाज है। ये कहाँ चलेगी? सरयू नदी, अयोध्या में। देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम, डिजिटल हॉकी म्यूजियम ये झांसी में बन रहा है।
किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये हो सकता है आपके एग्जाम में कल छपे। अब देखिए, अभिनीत मौर्य, अभिनीत मौर्य, ये हरदोई के पर्वतारोही हैं, हरदोई के पर्वतारोही। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस जो कि रूस में है, इसकी हाइट है 1850 फीट। इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके तिरंगा लहराया है। तो अभिनीत मौर्य हरदोई के हैं। उत्तर प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ हो रही है? गोरखपुर, बाबा की नगरी गोरखपुर, गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देश का पहला देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, ये यूपी में प्रस्तावित है। देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र यूपी में प्रस्तावित है। श्री राम अवतरण कॉरिडोर, ध्यान रखिए, श्री राम अवतरण कॉरिडोर, ये काशी, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम के बाद अब बन रहा है बस्ती में। बस्ती कहाँ है? गोरखपुर के बगल में है। श्री राम अवतरण कॉरिडोर काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम के पश्चात बस्ती में बन रहा है। एक और क्वेश्चन याद रखिए, अलीगढ़ का नाम अब क्या हो गया है? हरिगढ़। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ लिखा है, हरिगढ़ बदल दिया गया है। एक और क्वेश्चन आज रखिए, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। बुलंदशहर चर्चा में रहा है, क्यों? जल जीवन मिशन आपको याद होगा, जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति कराने के मामले में 2023 में ये देश का शीर्ष जिला रहा है। फिर से देखिए, बुलंदशहर जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में देश का शीर्ष जिला है ये। एक चीज और देखिए, आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का, आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट, जलेसर का मेटल क्राफ्ट, जलेसर का मेटल क्राफ्ट, ये अगस्त 2023 में इनको जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग, जीआई टैग। देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। याद रखिएगा, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो किसी का दिमाग वैदिक थीम पार्क को लेकर, वैदिक शब्द को लेकर के नोएडा में नहीं जाएगा। किसी का भी दिमाग कहाँ नहीं जाएगा? नोएडा में नहीं जाएगा। लेकिन आपको क्या लगाना है? नोएडा मारना है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक मिनट। वैदिक थीम पार्क जब भी बात होगी तो ये कोई भी व्यक्ति नोएडा नहीं मारेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नोएडा वाला है ही नहीं। ये जब भी आएगा तो दिमाग में हमारे हरिद्वार आएगा, वाराणसी आएगा, इस टाइप के शहर आएंगे। ठीक है। देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नोएडा में। अब कुछ अन्य चर्चित स्थलों की बात करते हैं जो चर्चा में रहे हैं। उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से एक है अर्गोलैंड। क्या है? अर्गोलैंड, अर्गोलैंड महाद्वीप। इसकी खोज किसने की है? नीदरलैंड के यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। ये कभी गोंडवाना लैंड का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, जो लगभग 155 मिलियन वर्ष पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था। अगला है थोरडो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये कल के पेपर में आपके आरओ एआरओ में छपेगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, धोरडो को। ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर यहाँ खोला गया है। दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ खोला गया? ब्रिस्बेन में। गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट ये ऑस्ट्रेलिया का तटीय शहर है। यहाँ 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी यहाँ पे की जानी थी। मतलब 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे करना था? गोल्ड कोस्ट को। लेकिन इसने मना कर दिया, कहा भैया हम खेल कराने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सरकारी समर्थन नहीं मिल रहा है, इस वजह से हमारे पास वित्तीय अभाव है। और ये कह के गोल्ड कोस्ट ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से मना कर दिया, कहा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब कुछ नियुक्तियों की बात करते हैं, कुछ नवीनतम नियुक्तियों की बात करते हैं। हीरालाल समारिया, हीरालाल समारिया ये देश के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, यानी मुख्य सूचना आयुक्त हैं। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल समारिया। साथ ही ये पहले दलित सीआईसी हैं। कंचन देवी, कंचन देवी ये भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी आईसीएफआरआई की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है, पहली महिला महानिदेशक। तो कंचन देवी को आप याद रखिए। रंगनाथ माधवन ये भी आजकल पिछले 2-3 सालों से खूब प्रचलन में रहा है कि पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी एफटीटीआई, एफटीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रंगनाथ माधवन। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष रंगनाथ माधवन किसके स्थान पे बने हैं? शेखर कपूर के स्थान पे। हरमन शन मुगरत्नम, हरमन शन मुगरत्नम, हरमन शन मुगरत्नम ये कौन है? सिंगापुर के नए राष्ट्रपति में है, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं हरमन शन मुगरत्नम। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। जब भी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति होता है तो वो पूछा जाता है। इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे ये बिमस्टेक के नए महासचिव चुने गए हैं। साथियों ये पहला अवसर है जब किसी भारतीय अधिकारी को इस क्षेत्रीय समूह का महासचिव चुना गया है। ठीक है, बिमस्टेक का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन याद रखिएगा। ये फुल फॉर्म आपसे पूछता नहीं है, लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यू डांग्यू, क्यू डांग्यू, क्यू डांग्यू कौन है? ये चीन के हैं। ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक फिर से बने हैं। पहले से ये थे, क्यूडांगी को फिर से बनाया गया है। ठीक है, के एन शांता कुमार, के एन शांता कुमार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया इन्हें। के एन शांता कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। किसके स्थान पे? अविक सरकार के स्थान पे। इससे पहले कौन थे? अविक सरकार। और लास्ट क्वेश्चन इस श्रृंखला का है, आज की इस वीडियो का, प्रीति अगलायम, प्रीति अगलायम, प्रीति अगलायम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस, आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस आईआईटी जंजीबार कैंपस, जो कि तंजानिया का है, तंजानिया का हिस्सा है। आईआईटी जंजीबार कैंपस तंजानिया की ये पहली निदेशक बनी है। ध्यान रखिएगा, किसी भी आईआईटी की पहली महिला निदेशक हैं। प्रीति अगलायम को याद रखिए कि आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी कैंपस कहाँ पे है? आईआईटी जंजीबार कैंपस तंजानिया में है। वो इसकी पहली निदेशक बनाई गई हैं, और इसके साथ ही ये किसी भी आईआईटी की पहली महिला निदेशक
बनी हैं। तो साथियों ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और ध्यान रखिएगा स्पेशली ये मैंने बनाया है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम जो कि 17 मार्च को होने जा रहा है, उसको ध्यान में रख कर के बना रहा हूँ। ये पहला वीडियो है, इसके बाद 2 वीडियो करंट के और आएँगे, 2 वीडियो करंट के और आने हैं। उसमें सारा करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा और समय कम है, तो जो भी साथी हमारे चाह रहे हैं कि उनको आरओ-एआरओ जिन साथियों को आरओ-एआरओ देना है, वो कल अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, वो इस चैनल को पूरा देख सकते हैं अच्छे से और निश्चित तौर पे ये जान लीजिए कि इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। आपके एग्ज़ाम में इससे कई क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको देख कर के आप जाएँगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप इसे पढ़िए, अच्छे से समझिए और इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खुद देखिए, अपने साथियों को दिखाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसका लाभ मिले और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत और कल जो साथी हमारे एग्ज़ाम में आरओ-एआरओ के प्री एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ।